खैर। अच्छा जी। मैं बात कर रहा था कि रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है जी, हो चुकी है। मैं बात कर रहा था कि जी जिनके पास लैपटॉप्स फिलवकत नहीं है ना, वो आज का जो भी असाइनमेंट मिलेगी उसको मोबाइल के ऊपर ऑनलाइन कंपाइलर पे जाके रन करके आपने चला के देखनी है मोबाइल वाला जुगाड़। ये मतलब कोई प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है, ना ही कि मतलब जो आपकी स्टडी है उसके हिसाब से ये अप्रोच है। कोशिश करें कोई हल्का सा पीसी, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो पीसी ले लें। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे है तो ये लैब इन्वायरमेंट का काम था सारा, कि मतलब लैब में हम फिजिकली बैठ के ये चीज़ें करते, क्योंकि ये एक इंटरैक्टिव सेशन होता है। पर मसला यहाँ पे ये है, यहाँ पे मल्टीपल स्क्रीन अब शेयर नहीं हो सकती, और साइमल्टेनियसली मतलब यहाँ वर्चुअल इन्वायरमेंट में मैं अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाया कि कैसे इतनी मल्टीपल स्क्रीन्स को जो उनकी क्यूरीज को एंटरटेन किया जा सके। तो ये है कि जी आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी आज। आज आप लोगों का काम करना पड़ेगा। पिछले 3 दिन से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उन्हीं चीज़ों को हम प्रैक्टिस में लाएंगे। एक और बात आपके रिकॉर्ड के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि जी 4 क्रेडिट आवर का आपका सब्जेक्ट है, जिसमें 3 क्रेडिट आवर थ्योरी के होते हैं और एक जो आर होता है आपके पास वो लैब का होता है। तो ये हमारा जो 4th क्रेडिट आवर है ये लैब का है। तो आज आपकी बुनियादी तौर पर जो क्लास है वो लैब की है। सारे अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें ज़रा वर्चुअल कैंपस पे जाके। सर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी हो जाएगी मार्क वर्चुअल कैंपस का? व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या करना चाह रहे हैं आप? अटेंडेंस मार्क उधर भी हो जाएगी सर, नहीं वर्चुअल नहीं कैंपस का ग्रुप है जो। नहीं नहीं, व्हाट्सएप पे कैसे मार्क होगी सर यार? मेरी तो उधर, सर मेरी अभी लॉगिन नहीं हुई उधर वर्चुअल कैंपस में। कब से क्लासेस ले रहे हैं आप? मैं क्लासेस तो शुरू से ले रहा हूँ। तो अभी तक आपका लॉगिन ही नहीं बना? ये तो कोई नया बच्चा आए उसका एतराज बनता है कि सर नहीं लॉगिन नहीं मिला, ये वो। क्यों नहीं बना? ये किसकी जिम्मेदारी थी बनवाना? सर, वो फॉर्म लेट जमा हुआ था मेरा। यार आप पिछले 1 वीक से क्लासेस ले रहे हैं, मैंने आपसे ये पूछा है ये किसकी जिम्मेदारी है कि ये जो है ना मतलब लॉगिन उसका बने। अगर आप नहीं बताएंगे तो आप तो मतलब बाय द एंड ऑफ कोर्स भी ये बता देंगे सर मेरा मैं लेट जमा हुआ था तो मेरा वो लॉगिन नहीं बना, तो ये वो। अगर आपका नहीं बना तो आपको बताना चाहिए ना। मैंने वो रिसोर्स पर्सन शेयर किए हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, असद साहब और उस्मान साहब। उनसे एज सुन एज पॉसिबल क्लास के बाद, अभी नहीं, उनकी भी अवेलेबिलिटी देखनी है क्योंकि वो भी बाजू का क्लासेस में होते हैं। तो क्लास के बाद उनसे मतलब एक पोलाइट सा मैसेज करके, एक रिक्वेस्ट करके कि सर मुझे ये मसला आ रहा है, मुझे ये मसले का सोल्यूशन बता दें, रिक्वेस्ट करनी है। तो फिर वो ओके जो सर। लॉगिन वगैरह जो बनाएंगे ना, वो लॉगिन वगैरह आप यूज़ करें। और भी कोई ऐसे हैं जी जिनका लॉगिन नहीं है? अटेंडेंस अभी तक किसी ने नहीं मार्क की? सर मैंने कर दिया। नाम क्या है आपका? शहजादा शाहरुख। शहजादा शाहरुख। अपडेट नहीं हुई, जस्ट मिनट प्लीज, मैं देख लेता हूँ जी। हाँ जी, एक हुई है जी बस, शहजादा शाहरुख की हुई है। उसके अलावा एक इकरा असगर की हुई है, और अभी तक कोई भी नहीं हुई। यार क्यों नहीं अटेंडेंस मार्क कर रहे आप लोग? तो कर दिया अटेंडेंस मार्क। सही है, चलें ठीक है। ये अटेंडेंस जो है ना अपनी लाजमी मार्क किया करें। अच्छा, आज हमने मतलब जो भी 2 वीक्स में पिछले पढ़ा है ना, कुछ आईडी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन लिखी थी कि आईडी क्या होता है। उसके बारे में हमने सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज किया था, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं।
चलते चलते हमारे पास बात जो है वो प्रोग्राम तक आ गई थी। हमने एक सिंपल प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने सिर्फ एक सादा सी स्ट्रिंग जो है ना वो प्रिंट करवाई थी कि कैसे आपने प्रिंट करवानी है। फिर उसके बाद हमने कल एक डेटा टाइप मतलब 4 डेटा टाइप थे जिनमें से हमने एक यूज़ किया जो कि इंटीजर डेटा टाइप है। और हमने देखा था कि डेटा को कैटेगराइज फर्दर किया गया। मतलब आपके पास जब डेटा आता है तो मुख्तलिफ फॉर्म्स में आता है। अगर आपको आपका डेटा पूरा डेटा मतलब आपके पास एक टेबल बना हुआ है वो पूरा डेटा सिर्फ होल नंबर्स के ऊपर है तो आप क्या करते हैं आप उसको इंटीजर कह देते हैं। अगर वो किसी डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शनल पार्ट में आता है या वो होल नंबर नहीं है तो उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट मतलब जिसको दे देते हैं उसको हम फ्लोट बोल देते हैं उस डेटा टाइप को। इसी तरह फिर हमारे पास डबल आती है डेटा टाइप। ये है फ्लोट की ही इनहेंस्ड फॉर्म। ये समझ लें कि जी अगर फ्लोट के अंदर 6 डिजिट्स आ सकते हैं ना तो डबल के अंदर 12 डिजिट्स आ सकते हैं मतलब उससे डबल साइज किया। फिर आपके पास एक करेक्टर डाटा टाइप आई थी जिसमें आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू नहीं ABC स्पेशल करेक्टर्स और इस तरह के जो करेक्टर आते हैं आपके पास वो सेव आप करवा सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट 3 मैंने फ्लोट डबल और वो जो बताई ना फ्लोट डबल और कैरेक्टर बताई है वो अभी तक हमने यूज नहीं की। अभी तक हमारा कंसर्न सिर्फ इंटीजर वैल्यू से है। तो आज सिर्फ हम जो है ना उसके साथ खेलेंगे और देखेंगे कि जी हम उसके साथ क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी स्क्रीन सबके साथ शेयर हो रही है जी अभी कि नहीं हो रही अभी? मेरे कंप्यूटर की यस सर, हो कंप्यूटर रही है यस सर सर। हो रही है। कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। लोड हो रही है सर। यस सर हो रही है। अच्छा जी। ये भी मैंने कंपाइलर ओपन किया डेव प्लस प्लस ये हुआ सबको शो? यस सर। ओके जी। अ, जैसे ही आप मतलब कंपाइलर पे जाएंगे। अच्छा यहाँ पे कोई ऐसा जिसको अभी तक किसी बात की समझ ना आई हो तो प्लीज वो पूछ सकते हैं। आई वोंट माइंड, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। पर अगर आप चुप रहेंगे और बाद में कभी जाके कहेंगे सर हमने पूछा नहीं था इस वजह से थोड़ा सा मसला, तो फिर थोड़ा सा मसला होगा। अगर किसी को कोई मसला है अभी तक, किसी को किसी बात की समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है, हम रिपीट कर देते हैं वो चीज। चलें खैर, मसले मतलब तब भी आते हैं जब वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना उसको मतलब करना स्टार्ट करेंगे फिर मसले आएंगे। और उम्मीद करता हूँ जब वो मसले भी आए ना तो आप मेरे साथ वन टू वन कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि मुझे स्क्रीन शॉट्स दे दें, सर ये एरर आ रहा है, ये इसको कैसे रिजॉल्व करना है, ये क्या मामला है, या आप गूगल करके या जिस तरह भी आप इजी हो आप वो चीज़ें कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने ना ये देखें, अगर मैं आपके कोर्स पे जाऊँ ना, जस्ट अ मिनट प्लीज, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, यहाँ मैंने बहुत सारे रिसोर्स आपकी हेल्प के लिए पहले ही शेयर कर दिए हैं। ये एक वीडियो ट्यूटोरियल की सीरीज है। इसमें जो जो प्रोग्राम बनाए होते हैं ना उसको एज इट इज भी आप कर लो ना तो काफ़ी ज़्यादा आपकी नो हाउ हो जाएगी, सी से काफ़ी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर आप वीडियो पसंद नहीं करते, आपको लिटरेचर पढ़ना पसंद है तो लिटरेचर के लिए 4 लिंक्स मैंने दिए हैं। ये भी मतलब लिखे हुए ट्यूटोरियल्स हैं और ये भी आप मतलब कोड जो है ना फॉलो कर सकते हैं, कोड को रन करके इनको चला के देख सकते हैं। तो इसके अलावा मतलब जो भी हमने कोर्स पढ़े हैं मतलब ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल हमारा है। ये वीयू का मतलब डॉक्टर नवीद मलिक साहब हैं, बड़े मतलब एलिगेंट और बड़ा ही एफिशिएंट वे से जो है ना समझाते हैं ये। पर इस लेक्चर में बस मसला ये है यहाँ पे सी प्लस प्लस है, पर इसमें घबराने वाली बात नहीं है। सी प्लस प्लस और सी में अभी तक के लिए ये समझ लें, अभी तक की बात कर रहा हूँ, सिर्फ यही फर्क है कि जहाँ आप प्रिंट एफ यूज करते हैं ना वहां पे वो सी आउट यूज करते हैं, और जहां आज हम एक चीज देखेंगे स्कैन ऑफ यूज करते हैं वहां पे वो सी इन यूज करते हैं बस। इसके अलावा और इसमें अभी तक के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि बहुत ज्यादा मतलब ना डिफरेंस करती हो। इसके अलावा फिर हमारा जो ये सेकंड वीक गुजर रहा है इसमें आपको असाइनमेंट भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। ये डॉक्टर नवीद साहब के 2 लेक्चर हैं, मतलब बड़े डिटेल्ड लेक्चर हैं। अगर आप डिटेल्ड लेक्चर नहीं पसंद करते तो ये छोटे छोटे सप्लीमेंट्री लेक्चर हैं, मतलब 7-8 मिनट के। कम से कम ये ज़रूर देख लीजिएगा और इससे आप लोगों को आपके असाइनमेंट बनाने में भी जो है ना वो आ जाएगी, हेल्पफुल होगी। तो विदाउट फर्दर डिले let's jump to the compiler.
आ रही जी, स्क्रीन नजर आ रही जी सबको? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके जी, ओके जी। चलें, देखें जी, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मेन प्रोग्राम मैंने एक बनाया, मेन फंक्शन सॉरी एक बनाया। मेन क्या होता है, किसी को पता है जी मेन किस लिए हम यूज करते हैं? सर जी प्रोग्राम फंक्शन की बॉडी में डिक्लेरेशन के यूज लिए होने सर। वन बाय वन जी, पहले बोलें जी, कौन बोल रहे हैं जी? फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए सर। फंक्शन डेक्लेरेशन के लिए। अच्छा, दूसरा कोई आंसर आया था जी, वो क्या बोल रहे थे? सर प्रोग्राम की बॉडी में एंटर होने के लिए। जी, आपका जवाब थोड़ा करीब करीब है। ये समझ लें कि इसका एग्जीक्यूशन पॉइंट है, मतलब प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट होगा। यानी कि मैंने आपको बताया था जब रेस स्टार्ट होती है तो उसके एक स्टार्ट पॉइंट होता है। ये मेन वही स्टार्ट पॉइंट है कि प्रोग्राम तो इतना बड़ा लिखा हुआ है, अभी फिल वक्त तो हमारे पास छोटे छोटे प्रोग्राम ही होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि एक फाइल में मतलब मल्टीपल लाइन्स के मतलब प्रोग्राम है। मुमकिन है थाउजेंड्स ऑफ लाइन हो, मुमकिन है हंड्रेड्स ऑफ लाइन हो, तो उन लाइन में से प्रोग्राम को स्टार्ट कहाँ से होना है, तो वो हमारा मेन डिफाइन करता है। यानी जहां पे भी मेन होगा ना, वो वहां से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। यानी यहाँ पे अगर आप इस फाइल में देखो तो लाइन 2 से मेन स्टार्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर जितनी भी लाइन है, फर्ज करो कुछ भी लिखा हुआ है, वो सारी ऊपर वाली लाइन को जो है ना वो नहीं करेगा, उसकी एग्जीक्यूशन जो होगी वो मेन से होगी। मेन के बाद जैसे आप यार ये समझ लो कि आपके पास कोई एक ऐसी मतलब डोरी है जो कि जिसमें वो ना पड़े हुए हैं, मतलब वो उलझी हुई है। अब उसको सुलझाने के लिए आप एक सिरा पकड़ते हो, एक सिरा पकड़ के फिर उसको मतलब सुलझे हुए से को करते हो, सेट करते हो, फिर दूसरा करते हो, फिर तीसरा करते हो। इसी तरह ये भी जो है ना आपके पास मेन वही पहला सिरा है जिससे आप अपना जो है ना वो जो उलझी हुई डोरी है उसको सुलझाने की कोशिश करते हो। तो जब आपसे पूछा जाए कि मेन क्या करता है, तो आपने फर्स्टली यही कहना है कि ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पॉइंट है, मतलब यहां से प्रोग्राम चलना स्टार्ट होगा। अब मैंने मेन लिखा, मेन के बाद मैंने कहा कि जी ये फंक्शन है, तो फंक्शन की ये निशानी होती है कि उसके आगे पैरेंथेसिस होती हैं, मतलब फंक्शन का नेम और उसके बाद पैरेंथेसिस, और उसके बाद पैरेंथेसिस के बाद इसकी ब्रेसेस होती हैं। और मैंने ये भी बताया था कि पैरेंथेसिस, ब्रेसेस, एंगुलर ब्रैकेट एंड ब्रैकेट्स और उसके अलावा सिंगल कोट, डबल कोट, ये हमेशा पेयर्स में आते हैं, ये सिंगल नहीं आते। इनको पेयर में रखना जरूरी होता है। अच्छा, अब देखें जी, मेन में आ गया, कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कोड जरा क्लीन लिखना है। देखें आप कोड इस तरह भी लिख सकते हैं, कंपाइलर एरर नहीं देगा, मतलब आपने यहाँ पे प्रिंट एफ लिख दिया, सॉरी प्रिंट एफ लिख दिया, यहाँ पे हेलो लिख दिया और आगे जाकर टर्मिनेटर लगा दिया, और इसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट एफ और यहाँ पे वर्ड लिख दें और यहाँ पे टर्मिनेटर या ओवर कर दें। आप प्रोग्राम इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब एक लाइन में ही आप पूरी जो है ना सारी स्टेटमेंट सारी एक लाइन में लिख दें। पर यहाँ पे मसला क्या है, मसला ये है कि कोड की जो लुक है ना वो क्लीन नहीं है, पढ़ने में आपको बड़ा मसला आएगा। मतलब एक लाइन में ही आपने सारा कुछ लिखा हुआ है, तो वो जरा प्लीजिंग लुक नहीं आ रही, वो मतलब आई कैचिंग नहीं है। ऐसी ऐसी बात नहीं है कि जो भी यूजर पढ़ने लगेगा उसको पढ़ने में जरा परेशानी होगी। तो इसके लिए आसान जो चीज ये होती है कि आप प्रॉपर जो है ना इंटेंडेशन का ख्याल रखें। मैंने वो जो ये वाली ब्रेस इसको नीचे लेके आया हूँ, इसके बाद ये जो लाइन 4 है इसको मैं टैब के जरिए मतलब थोड़ी सी उस पर इंटेंडेशन दे रहा हूँ। ये इंटेंड करना कोड ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप इसको इंटेंड नहीं करेंगे तो कोड की रीडेबिलिटी जो है ना वो मुतासर होती है। और एक मतलब और रूल है, आपका भी जो स्टाइल है ना वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होता रहेगा, पर जो चीज़ मैं फॉलो करता हूँ या मेरे अलावा और भी मतलब जो सीनियर डेवलपर्स हैं वो भी फॉलो करते हैं, मतलब ये मेरी अप्रोच नहीं है, उन्हीं से ही मैंने कॉपी की है। वो ये है कि जहां पे ब्रैकेट आपकी ओपन हो रही है ना, कोशिश करें उसी के नीचे लाके उसको क्लोज करें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन फ्यूचर यहाँ पे मसले आने हैं आपको। जब कुछ ब्रेसेस ऐसी आएंगी, आपने फॉर लूप्स चलानी है, आपने इफ एल्स चलानी है, आपने नेस्टेड इफ एल्स चलाने हैं, तो उसमें फिर आप लोगों को कुछ मसले ऐसे आएंगे कि वो करने में आपको प्रॉब्लम आएगी।
एरर ट्रेस करने में प्रॉब्लम आएगी। बाज़ औक़ात कंपाइलर आपको ये कहेगा कि ये जी पेयर में नहीं है, तो आप इसको ये करो कि जी इसको पेयर में बनाओ, मतलब इसकी ओपनिंग ब्रेस है, इसकी क्लोजिंग ब्रेस नहीं है, या आपने ब्रेस जो है इजाफी लगा दी है गलती से मिस टाइप करके। तो इस वजह से इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कुछ ये चीज़ें आपको करना जो है ना वो लाजमी है, ताकि आप लोग जो है ना इन चीज़ों को बड़े अच्छे से और एहसन अंदाज से ना लेके चल सके। किसी को किसी बात की ना समझ आई, वहीं वहीं पे ना वो रोक के पूछ सकता है। अच्छा, मुझे कोई ये बताए, अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूं। जी जी। सर अगर ग्लोबल वेरिएबल हम मेन से पहले डिक्लेयर कर दें तो प्रोग्राम बॉडी में वो यूज होंगे? आपका नाम क्या है जी? शहूद अहमद सर। हाँ जी शहूद, असल में ग्लोबल वेरिएबल बिल्कुल वो बॉडी में आ जाते हैं, यूज हो सकते हैं, पर अभी इस क्वेश्चन को मैं एंटरटेन इस वजह से नहीं कर पा रहा क्योंकि अभी कुछ काफ़ी आप लोगों के जो फ्रेंड्स हैं ना, उन्होंने ये चीज़ें शायद उनको नहीं पता, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल के फ़र्क का नहीं पता। इस वजह से अभी फिल वक्त के लिए क्वेश्चन थोड़ी देर उधार कर लें। हाँ, इसका सिंपल आंसर यही है कि आपने कहा कि ग्लोबल वेरिएबल अगर आप मेन की बॉडी के बाहर यूज़ करते हैं, मेन से पहले पहले, तो फिर वो मेन के अंदर यूज़ हो सकते हैं। अगर आप मेन के बाद जाके उसको डिक्लेयर करेंगे तो वो नहीं होंगे। मतलब मेन से पहले पहले जहां पे आपने वेरिएबल यूज करना ना, उससे पहले पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। एम आई क्लियर जी? यस सर। अच्छा, कोई मुझे ये बताए, अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूं तो क्या ये चल जाएगा? नो सर। क्या वजह है जी उसकी? सर हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच में लगाया। शाबाश, वेरी गुड। पर इसका प्रिसाइज आंसर ये था, इसका प्रिसाइज आंसर ये था, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, मतलब उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। पर इसमें आपने ये बताना है कि प्रोग्राम जो है ना वो प्रिंट एफ को डिफाइन मतलब नहीं कर पाएगा। उसकी वजह ये है कि उसके पास प्रिंट एफ की डेफिनेशन नहीं है। मतलब अगर मैं चलाऊं तो हमारा कंपाइलर क्या एरर देगा? हमारा कंपाइलर हमें ये बताएगा हाँ जी, कंपाइलर हमें बता रहा है कि जी लाइन नंबर 4 में मसला है, कॉलम नंबर 16। कॉलम से क्या मुराद होती है? ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये 16 कॉलम जो ऐसे जो वर्ड बने हुए हैं ना, ये एक वर्ड को एक कॉलम कह रहा है। और फाइल बता रहा है कि जी फाइल ये है, और इसमें प्रिंट एफ जो लिखा हुआ है ना, ये वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। मतलब मेरे पास ये जो प्रिंट एफ लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन नहीं है। तो जब ये एरर आएगा आपके पास तो आपको पता चल जाएगा कि जी इसकी कोई लाइब्रेरी इंक्लूड होने वाली है। तो यहाँ पे आप बता देंगे जी हैश इंक्लूड, क्या जी लाइब्रेरी का नाम कोई बताएगा? stdio। हाँ जी, stdio, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। वेरी गुड, शाबाश जी। और डॉट एच, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, वेरी गुड जी। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही, किसी को भी नहीं शो हो रही जी? हो रही है सर। नो सर हो रही है। जुबैर अपना ना नेट जरा रिफ्रेश कीजिएगा, मतलब पेज रिफ्रेश कीजिएगा, शायद इस वजह से आपको शो नहीं हो रही होगी। अच्छा, अब देखें जी, अब मैंने 2 लाइन का कोड लिखा है। अब इसको अगर मैं कंपाइल करता हूं तो हमारे पास कुछ ऐसी आउटपुट आ जाती है, हेलो वर्ल्ड, और ये 1 वर्ड लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक और चीज पढ़नी है। एक तो हमने ये करना है कि हम ये जो लिखा हुआ है ना, इस लिखे हुए को थोड़ा सा ना फॉर्मेट कर लें, मतलब किसी अच्छे अंदाज में लिखें, ये पढ़ा हुआ हमें ना अच्छा लगे, नजर आए, मतलब इसमें स्पेसिंग का ख्याल हो, इसमें लाइन का ख्याल हो। मेरी अब जो है ना यहाँ पे जी, मेरी अप्रोच ये कहती है, मतलब मुझे ये चाहिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि हेलो के बाद ना ये जो लिखा हुआ है ना वर्ड, ये अगली और नेक्स्ट लाइन में आए। तो उसके लिए आप एंटर के ऊपर देखें तो आपके पास ये फॉरवर्ड स्लैश है, एक बैक स्लैश होती है, एक फॉरवर्ड स्लैश होती है। तो ये जो फॉरवर्ड स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश में आपके पास मोस्टली मतलब समझ लें कि जी ऐसे स्पेसिफायर यूज होते हैं जो कि फॉर्मेटिंग करने में काम आते हैं। तो आपके पास फॉरवर्ड स्लैश और एन, जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे, इसका मतलब ये है कि हेलो के बाद लाइन को ब्रेक कर दो। अच्छा, ये जो वर्ड मैंने लिखा है ना, ये बस समझ लें ये रटा है, इसमें कोई भी ऐसी सच एज अ कंसेप्चुअल बात नहीं है। बस अभी तक के लिए ये समझ नहीं है कि ये रटा है, कि मतलब आपके पास जब भी आपने स्लैश फॉरवर्ड स्लैश एन लिखना है तो इट मींस न्यू लाइन।
ओके हो गया जी। अब जैसे मैंने न्यू लाइन किया, अब इसको मैं कंपाइल करने लगा हूं। कंपाइल करने के बाद देखें जी मेरे पास हेलो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है और वर्ड नीचे लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, इसमें एक और वर्ड भी आता है जिसको हम बोलते हैं टी। टी का मतलब है जी क्या मतलब हो सकता है जी टी का, कोई बताएगा? टैब स्पेस, वन वेरी गुड टैब जी, स्पेस। वेरी गुड जी, शाबाश। टैब स्पेस जो है ना, इसका मतलब आता है जी टैब स्पेस आती है। और टैब में कितनी स्पेसिस होती हैं? तकरीबन 5 स्पेसिस होती हैं। ठीक है, तो ये देखें जी आपके पास हेलो लिखा हुआ है और उसके बाद 5 स्पेसिस छोड़ के आगे उन्होंने वर्ड लिख दिया। तो ये आपके पास मतलब ऐसे जो है ना आ सकते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर आ सकते हैं जिसमें आपने एन और टैब जो है ना ऐसे लिखा है। इसी तरह मतलब आपके पास ये हो सकता है कि आप इसको पूरा कर लो, यहाँ पे लिख लो नेम। मतलब आपके पास एक चीज आ सकती है, आपको क्यूरी ये की जा सकती है कि आप यूजर का नेम, एज और उसके जेंडर्स जो है ना वो लिखें। तो यहाँ पे नेम और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अजीम। इसी तरह इसी फॉर्मेट स्पेसिफायर पे यहाँ पे मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ। लाइन ब्रेक करने के बाद यहाँ पे दूसरी लाइन में आके मैं, अच्छा इसको मैं वैसे ही खाली कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, एक प्रिंट एफ में ही सारा काम करवा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी एज। एज और इसमें भी टैब दिया मैंने, मतलब फॉरवर्ड स्लैश एज, और यहाँ एज मैंने बता दी यहाँ जी 29। उसके बाद आपके पास फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर आपने यहाँ पे बता दिए जेंडर। जेंडर या आप यहाँ पे बता देंगे क्लास। तो क्लास में आप जाके यहाँ पे BSSC फर्स्ट लिख लें। ओके हो गया जी। या फिर BSSC फर्स्ट भी टैब के बाद आए, तो यहाँ पे मैंने ये किया क्लास के बाद फॉरवर्ड स्लैश टी, फॉरवर्ड स्लैश टी किया। और अब सर बैक स्लैश, बैक स्लैश आएगा। सर ये बैक स्लैश ही लग रही है। अच्छा खैर, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ये बैक स्लैश है फॉरवर्ड स्लैश है। आपको जो लग रही है आप उसके साथ चले जाएं। बस मैंने आपको बता दिया कि एंटर के बैक स्लैश है ये। जी सर। चलें ठीक है जी, अगर आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ ये बैक स्लैश है। अब देखें जी अब आपके पास ये पूरा फॉर्मेटेड डाटा आ गया। अच्छा ये देखें, मैं मेरी मतलब मुराद ये थी कि ये जो 29 लिखा हुआ आया ना, ये ए के नीचे आए और ये ऐसा सारा ना एक फॉर्मेटिंग मतलब स्टाइल में आए। पर यहाँ पे मसला पता क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि आपके पास यहाँ पे जो वर्ड लिखे हुए हैं, ये देखें जी, इसने यहाँ पे लाइन छोड़ी, लाइन छोड़ने के बाद ये एक स्पेस दी हुई है 29 पे। अच्छा, और क्या था, क्लास में मसला आ रहा था यहाँ पे, ये एक स्पेस एक्स्ट्रा दी हुई थी। तो अब जरा देखते हैं जी इसको चला के, अगर इसको भी मैं ऐसे कर दूं कंट्रोल सेव, अब जरा कंपाइल करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है जी। ये देखें जी, अब एक पूरा फॉर्मेटेड टेक्स्ट आ रहा है कि मतलब सारा टेक्स्ट जो है ना फॉर्मेटेड है, अजीम लिखा हुआ है, 29 लिखा है और BSSC 1 लिखा हुआ है। तो आपके पास मतलब चीजें ऐसी आ रही हैं कि आपने सादा से उनको प्रिंट करवा लिया। अच्छा देखें, ये तो एक बड़ी मतलब जबरदस्त चीज थी कि जी आपके पास नाम वेल डिफाइंड है और आपने जो आपके पास एज आ रही है वो भी मतलब एक बंदे की आपके पास लिखी हुई है और आपने खुद ही लिख दी। अब फर्ज करो आपके पास डेटा इस तरह का आपको चाहिए कि उसमें जो आ रही है ना एज आ रही है वो यूजर की वेरी कर रही है। मतलब अजीम है तो उसकी एज और है, अगर कोई अबू बकर आया तो उसकी एज और होगी, अगर कोई उमर आया तो उसकी एज और होगी। तो यहाँ पे हमें वेरिएबल रिक्वायर्ड है। तो एज हमारे पास जब आती है वो एज अ होल नंबर आती है। मतलब कभी भी कोई बंदा या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपसे ये नहीं पूछेगी कि आपकी एज कितनी है और आप बताएं कि जी मेरी एज 28 साल और 4 महीने है, या 28 साल 4 महीने 5 दिन और 6 घंटे और 7 सेकंड है। इस तरह नहीं मतलब आपके पास एज आती। आपके पास एक एज अ होल पूरा नंबर आता है। मतलब कोई भी आपको ये नहीं बताएगा मैं 25.5 ईयर का हूँ। तो इस वजह से अगर होल नंबर की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसका नाम है जी एज, और इसको मैं खुद से ही वैल्यू असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ जी 40। ओके हो गया जी। अब यहाँ पे
मैं लिखना चाह रहा हूं एज के बाद ये वाली जो एज की मतलब वैल्यू है ना वो यहाँ पे कॉल हो जाए। तो उसके लिए क्या करूंगा जी, मैं यहाँ पे जो 29 लिखा हुआ है ना, 29 की बजाय यहाँ पे मैं परसेंटेज डी, परसेंटेज साइन डी लगा। हाँ जी, परसेंटेज और डी लगा दूंगा यहाँ पे। अब ये परसेंटेज डी क्या है, ये भी अभी फर्ज कर लो, अभी समझ लो कि ये भी रट्टा है। तीन चीजें मैंने आपको रट्टे में बताई हैं। एक मैंने आपको ये स्लैश एन बताया, एक स्लैश टी बताया और एक स्लैश डी बताया। स्लैश डी क्या, सॉरी स्लैश डी कह रहा हूं, परसेंटेज डी बताया। परसेंटेज डी क्या करता है, जब भी आपने कोई इंटीजर जो करवाना, हाँ जी, इंटीजर जब आपने प्रिंट करवाना हो ना, तो तब आप उसको परसेंटेज डी लगाते हैं। अच्छा, परसेंटेज डी तो हमने लगा दिया, पर ये इसको कैसे रेफर करेगा? इसको रेफर करने के लिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा कॉमा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेरिएबल का नेम, जो भी वेरिएबल का नेम है। एज है तो हम एज लिख देंगे यहाँ पे। अब इसको मैं जी यहाँ से कंपाइल कर रहा हूँ। कंपाइल करने के बाद हमारे पास देखें जी, एज हमारे पास आ रही है 40। अब वेरिएबल है, इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज करने के बाद हम ये कह रहे हैं कि जी एज है जी 30। तो अब देखें, हम यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, हम सिर्फ वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो एज आएगी वो 30 आ गई। क्लियर हो गया जी? किसी को यहां तक कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, अब जरा कंप्यूटर इसको ना थोड़ा सा थोड़ी सी एडवांसमेंट की तरफ लेके जाते हैं। अब हम ये कहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है उसमें इनपुट जो है हम बार बार जो वो दे रहे हैं प्रोग्राम में या एडिटर में जाके, हम करते ये हैं कि हम यूजर को कंट्रोल दे देते हैं। यूजर को कहते हैं कि जी भाई आप खुद जो है ना एज एंटर करो, और जो यूजर एज एंटर करेगा वो एज हम प्रिंट करवा देंगे। प्रॉब्लम की समझ आई जी या नहीं आई? आगे सर जी। ओके, अब हमारा ये वेरिएबल है एज। अच्छा यार, मुझे कुछ 2-3 लोग ही बोलते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग जो बोल नहीं रहे, क्या वो क्लास नहीं ले रहे या उनको समझ नहीं आ रही? फ्रैंकली बताओ, ताकि हम इन चीजों को थोड़ा सा ना मतलब अच्छे अंदाज से कर सकें। नहीं सर जी, हैं क्लास में ही हैं। समझ भी आ रही है? यस सर, क्लास में है जी, समझ आ रही है। जी सर क्लास में है। जी सर क्लास में हूँ। ओके ओके, जी सर जी सर। चलें जी, ठीक है, मैं फिर चलता हूँ जी आगे। जी सर क्लास में है। अब मतलब एज, मैंने ये कहा कि एज का जो है ना मतलब वेरिएबल, उसको हमने ऐसे करना है कि हमने यूजर से इनपुट लेनी है। यूजर जो भी इनपुट देगा ना, उसी इनपुट को हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये लिखा जी प्रिंट एफ, और यहाँ पे यूजर से एक पोलाइट सा मैसेज मैंने दिया, प्लीज एंटर योर एज। एंटर योर एज। और इसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया इसको टर्मिनेट ओवर। उसके बाद फिर मैं ये कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे बोला स्कैन एफ। स्कैन एफ क्या करता है, ये अब आप लोगों के लिए नई चीज है। स्कैन एफ वैल्यू गेट करने के लिए यूज होता है। हाँ जी, स्कैन एफ आपकी इनपुट के लिए यूज होता है। स्कैन एफ इज यूज फॉर इनपुट, मतलब आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं, फॉर यूजर इनपुट। यूजर से आप कोई भी वैल्यू जो है ना वो गेट कर सकते हैं या उससे यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अच्छा, अब यहां पे भी आपको ना इन्वर्टेड कॉमास में बताना पड़ेगा, यानी यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यूजर कोई भी इनपुट दे दे। अब यहां पे भी आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि जी मुझे जो इनपुट चाहिए वो किसी वेरिएबल में मैंने स्टोर करवानी है, और वो वेरिएबल इस टाइप का है। तो वेरिएबल जी हमारे पास इंटीजर है, तो इंटीजर है तो फिर वही परसेंटेज डी। जहां पे भी इंटीजर को आपने शो करवाना है या इनपुट लेनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको परसेंटेज डी लगाना पड़ेगा। अच्छा, परसेंटेज डी हमने दे दिया, अब उसका रेफरेंस भी देना पड़ेगा कि जी वो परसेंटेज डी कौन सा इंटीजर, तो आप बता रहे हैं किस इंटीजर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इंटीजर बताना पड़ेगा। सॉरी, परसेंट साइन एज लगेगा। हाँ जी,
उसमें आपको बताना पड़ेगा जी एम्परसेंड साइन वेरिएबल जी मैं अभी आता हूँ उस बात पे। उस पे आपको बताना पड़ेगा जी एज। अच्छा, अगर आप इस कोड को इस तरह चलाने की कोशिश करोगे ना तो यहाँ पे वो एरर प्रोड्यूस करेगा। तो इसके लिए आपको मतलब जो आपने वेरिएबल लिखा है ना, इससे पहले आप सिर्फ एम्परसाइंड मतलब शिफ्ट 7 प्रेस करेंगे तो ये आपके पास एम्परसाइंड आ जाएगा। तो एम्परसाइंड का क्या यूज है? अभी के लिए फिल वक्त ये समझ लो कि जब भी आप किसी वेरिएबल के साथ एम्परसाइंड लगाते हो ना, तो वो वेरिएबल की वैल्यू की बजाय उसका एड्रेस रेफर कर रही होती है, मतलब उसका एड्रेस जो है ना वो रिटर्न करेगी। अभी तक के लिए ये समझ लो। आगे नेक्स्ट चल के जब हमने एड्रेसिंग के कंसेप्ट पढ़ने हैं तो आप लोगों को ये मजीद समझ आएगी। अभी के लिए बस ये है कि एम्परसाइंड जो होता है किसी भी वेरिएबल के साथ वो उसके एड्रेस को शो करवा रहा होता है। ये स्कैन ऑफ इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है कि भाई एक वेरिएबल है उसको स्कैन करो, मतलब वो इनपुट लो, वो क्या है, उसकी टाइप क्या है? उसकी टाइप है जी इंटीजर। अच्छा, वो इंटीजर जो मैंने मतलब स्कैन किया उसको क्या करूं? उसको इस एड्रेस पे जाके स्टोर करवा दो। बात की समझ आई किसी को या नहीं आई जी? जी सर आ रही है। ओके जी। अब यहाँ पे मतलब एज के अंदर जो भी यूजर इनपुट देगा वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी। अब जरा देखते हैं जी। अब देखें हमारा एज का जो वेरिएबल है वो इनिशियलाइज नहीं है। अब मैंने यहाँ पे इसको कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद पहली जो हमारे पास बात आएगी वो हमसे कहेगा जी प्लीज एंटर योर एज। अच्छा, वो देखो एज वो मुझसे मांग तो रहा है पर वो मतलब एज और उसमें ना कुछ प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है। तो इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करने के लिए मैं ये कर देता हूँ, यहाँ पे स्लैश टी टी लगा देता हूँ ताकि वो टेबुलर स्पेसिंग आए, उसके बाद जो है ना वो कर सके। अब मैं इसको फिर कंपाइल करने लगा हूँ। कंपाइल किया, अब देखें जी वो स्पेसिंग में उसके साथ आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने 22 एज दी और यहाँ पे उसने बता दिया अजीम और साथ ही उसने बता दिया एज 22 और BSSC 1। मतलब अगर मैं यहाँ पे एज को थोड़ा सा वेरी करता हूँ, यहाँ मैंने 55 बता दिया तो उसने बता दिया नेम और एज 55 BSSC 1 और ये उसने प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिया। समझ आ गई जी? यस जी सर। सर। कोई इसमें Yes, कोई sir. ऐसी कोई बात जो आपको समझ ना आई हो? No, sir. ओके जी। अच्छा जी, अब मैं ये करने लगा हूँ, ये वाला जो कोड है ना इसको थोड़ा सा मजीद जो है ना किसी और सिनेरियो में हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ इसको मल्टी लाइन कमेंट कर देता हूँ ताकि ये कोड भी हमारे पास सेव रहे और आगे भी जो हमने काम करना ना वो भी हमारा जो है ना चलता रहे। अब मैं ये करने वाला हूँ कि कुछ हमारे पास इंटीजर्स हैं, उन इंटीजर को यूजर से लेके तो उनकी मैनिपुलेशन करवाना चाह रहा हूँ, उन पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस करवाना चाह रहा हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं जी? सर प्लस माइनस वाली। वेरी गुड जी, शाबाश। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और ये वो सारा कुछ। अच्छा, उसके लिए मुझे कुछ वेरिएबल्स चाहिए। पहले वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया num1, ठीक है। दूसरे का रख दिया num2, तीसरे का रख दिया sum, चौथे का रख दिया प्रोडक्ट और इसी तरह चलें इतना ही कर लेते हैं। मतलब इसकी अगर आपको बेसिकली समझ आ जाती है तो आपको फर्दर जो है ना दूसरी की भी समझ आ जाएगी। चलो इसमें डिवीजन भी कर देते हैं, डिव भी कर देते हैं और इसमें मॉड भी कर देते हैं। डिवीजन को अभी फिल वक्त के लिए मैं स्किप करता हूँ। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ना चांसेस हैं उसके लॉजिकल एरर आने के। बस मैं मॉडुलस जो है ना उसको यूज कर रहा हूँ। बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ जाए तो आपको समझ आ जाएगा ये सारा कुछ ये है क्या। अच्छा देखो, ये जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए हैं मैंने एक लाइन में किए हैं, यानी ये जो आपके पास कॉमा नजर आ रहा है इसको बोलते हैं जी लिस्ट सेपरेटर। आप इस तरह भी कर सकते हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ जी, इसको लिस्ट सेपरेटर। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं और अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। और आप इसको मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। मतलब आपने num1 num2 एक जगह पे लिख दिया और ये सम जो है ना मतलब इन सम प्रोडक्ट इनको एक जगह पे लिख दिया। इस तरह भी कर सकते हैं, जिस तरह आप करना चाहें आप कर सकते हैं अपनी मतलब किसी भी अप्रोच के जरिए। मैंने ये किया कि जी मैंने एक ही लाइन जी में सर। ये 5 वेरिएबल जो है ना वो डिक्लेयर कर दी हैं। अच्छा जी, अब देखें जी अब क्या है, मैं ये कह रहा हूं
कि यूज़र नंबर एंटर करे। सबसे पहले प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैंने कहा जी प्लीज़ प्लीज़ एंटर नंबर 1, और इसकी ज़रा फॉर्मेटिंग भी उस तरह ही कर दूं, सॉरी नंबर 1, और इसको मैंने कर दिया टी। इसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी स्कैन एफ। ये देख रहे हैं कोड ज़रा ना, मतलब सारा मतलब आप स्पेसिंग ज़्यादा भी दे सकते हैं, मतलब कोड ज़रा ना प्लीज लगता है, मतलब खुश आइन लगता है, ज़रा अच्छा लगता है देखने में। डबल कोटेड फॉर्म, और इसमें आप ये कर दें, यहाँ पे लिखें %d, और उसके बाद यहाँ नंबर 1 का रेफरेंस देना है आपने, तो एम्परसाइंड, और यहाँ पे बोल दें num1। अच्छा, एक और बात ज़रा देखिएगा जी, मैं ये चाह रहा हूँ ये जो नंबर 1 लिखा हुआ है ना, इसको मैं कोटेड फॉर्म में लिख दूँ, मतलब डबल कोटेशन आ जाए। किसी को पता जी कैसे कर सकते हैं इसको? इसके लिए भी आपके क्या पास, मतलब डबल? यार ये देखो, ये डबल कोट जो है ना, ये मैं चाह रहा हूं कि नंबर जो लिखा हुआ है ना, ये डबल कोट में लिखा हुआ है ऐसे। सिंगल सिंगल आ जाएगा सर जी। डबल नहीं आएगा? ये अभी डबल नो सर। सर बैकस्लैश लगा के हम अगर ये लगाएं तो फिर प्रिंट हो सकता है शाबाशी, इसमें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये नंबर 1 आपका जो है ना, ये अब इस तरह लिखा हुआ आएगा। अगर आप में से कोई इसको फॉर्मेटिंग ऐसे करना चाहता है तो वो ये भी कर सकता है। अच्छा, मैंने कहा जी पहला नंबर ले लिया, अब दूसरा नंबर जो है ना वो भी हम ले लेते हैं। अच्छा, साथ ही ना इसको यहाँ से नंबर ले लिया। अब दूसरी लाइन में जाके प्रिंट एफ, और इसको फिर यही करके हमने यहाँ पे कर दिया प्रिंट, और इसको नंबर 2 कर देते हैं यहाँ पे, नंबर 2, और इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे नंबर 1, और यहाँ वेरिएबल का रेफरेंस भी चेंज कर देते हैं नंबर 2, कंट्रोल से। अब यहाँ पे इसने 2 नंबर ले लिए। अब सिंपली यहाँ पे आके आपने ये करना है, सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। ओके हो गया। प्रोडक्ट में आपने आके क्या करना है, प्रोडक्ट में आपने आके करना है प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2। ओके हो गया। इसी तरह प्रोडक्ट में आपने क्या करना, देखो कोड कितना मतलब अच्छा लग रहा है, आपको नजर आ रहा है कि सारा एक रीडेबिलिटी हो रही है उसकी, इंटेंडेड है सारा, मतलब लेफ्ट इंटेंडेड है, और उसमें स्पेसिंग आ रही है, और दिखने में भी मतलब बड़ा प्लीजिंग लग रहा है। इसी तरह अगर आप मॉड की बात करें तो मॉड में आपने क्या करना है कि नंबर 1 मॉडुलस नंबर 2। मॉडुलस क्या रिटर्न करता? रिमाइंडर। रिमाइंडर वैल्यू। जी, वेरी गुड जी। अब यहाँ पे प्रिंट एफ, और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं द सम इज एक्सक्यूज मी, द सम इज %d, ठीक है। या फिर यहाँ पे इसको थोड़ा सा फॉर्मेट स्पेसिफायर के जरिए इसको थोड़ा सा मतलब प्लीजिंग बना लेते हैं, यानी इसको साथ साथ लिखा, साथ साथ लिखने के बाद यहाँ पे मैंने कर दिया इसको टैब। इसी तरह फिर \n, फिर इसके बाद आप बोल दें द प्रोडक्ट इज, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि मतलब आप 3 जो है ना लाइन प्रिंट एफ की यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट इज, और यहाँ पे फिर मतलब मुझे इंटीजर ही प्रिंट करवाना है तो इसको भी वैसे ही कर लेते हैं टी, और इसी तरह द सम इज, और इसको फिर वैसे ही उसी फॉर्मेट के जरिए आप करवा लें टी, और यहाँ पे लिख दें %d। अच्छा, अब यहाँ एक बात समझने वाली है, आपके पास पहले सम आ गया, फिर प्रोडक्ट आ गया, फिर आपके पास मॉड आ गया। अब यहाँ पे अगर आप ये करें कि यहाँ पे
अगर आप पहले मॉड लिख देंगे ना, फर्ज सर करें, थर्ड पे मॉड लिखना है आपने, सॉरी थर्ड मॉड लिख, प्रिंट एफ में सर सब आपने वैल्यूज। सम लिखा है। ठीक हो गया जी। अब जरा देखें जी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे मतलब द सम और इस वेरिएबल पे आपने क्या स्टोर करवाना है, यहाँ पे सम करवाना है। फर्ज करो आप यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देते हो। अगर आप प्रोडक्ट लिख देते हो ना, तो यहाँ पे ये जिस वेरिएबल को मतलब कर रहा है, रेफर कर रहा है, वो प्रोडक्ट वाले को कर रहा है, मतलब वो इसका जवाब जो है ना वो सम में लिख देगा। तो इस वजह से जिस ऑर्डर पे आपने ये परसेंटेज डी लिखा है ना, उसी ऑर्डर के हिसाब से आपने ना इनको लेके चलना है। मतलब अगर आपने पहले सम लिखा है तो पहले सम आ गया, दूसरे पे प्रोडक्ट आ गया, तीसरे पे आपके पास मॉड आ गया। कंट्रोल सेव टर्मिनेटर एंड ओवर। जी सर। ओके हो गया जी। अब इसको मैं अगर चलाऊं यहाँ पे, यस सर। तो चलाने के बाद यस अब देखते सर। हैं जी हमारे पास क्या इनपुट आ रही है। पहला नंबर जो है जी वो मैं दे रहा हूँ 20, ठीक हो गया। दूसरा नंबर मैं दे रहा हूँ जी 12। आप देखें जी 20 प्लस 12 इज इक्वल टू 32। 20 मल्टीप्लाई बाय 12 32। ये आ गया 240। मतलब 12 को अगर 2 से अगर करें 24 और 0 आपके साथ वैसे ही आ गया, मतलब 240 आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह आप 20 और 12 मतलब 20 को अंदर मतलब वो रखें उसके डिवीजन के, और 12 को बाहर रखें, तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा मतलब 12 1 टाइम 12, और रिमाइंडर जो आपके पास आएगा वो 8 आएगा। समझ आई जी बात की? जी सर। किसी को नहीं समझ आई तो वो पूछ सकते यस हैं सर। क्वेश्चन। नहीं सर, समझ आ गई है जी। सही हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट नहीं है खैर, वो मतलब वो तो आपका आज का काम है। अगर लैब में होते तो मैंने आपसे लैब में करवाना था। आपने शाम तक मुझे सब ने ना उस काम की रिपोर्ट करनी है, और जिसकी रिपोर्ट मुझ तक नहीं पहुंचेगी मैं कंसीडर यही करूंगा, एक तो उसको समझ नहीं आई, दूसरा आपके जो सेशनल मार्क्स है ना उन पे भी ये चीज़ असर करेगी, क्योंकि मैंने जो काम देना है वो काम करवाना भी है। अगर वो काम आप वैसे नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों के लिए मसला होगा। किसी का क्वेश्चन है